हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरटीआई से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज मैं आपको आरटीआई के संबंध में बहुत ही विशेष जानकारी देने वाला हूं। आज मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि आरटीआई का कानून क्या है और इसे कब बनाया गया और ये किस प्रकार से जनता को लाभ देने वाला है। इस कानून के द्वारा जनता को क्या फायदा होने वाला है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। इस कानून के माध्यम से जनता किस तरीके से अपना लाभ ले सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, लोकतंत्र में जो देश की मालिक होती है असली, वो जनता होती है, क्योंकि जनता ही वो चीज़ है जो सरकार को चुनती है। सरकार जो होती है दोस्तों, वो जनता के द्वारा चुनी गई होती है। तो ऐसे में जनता को सरकार से सवाल करने का, जनता को सरकार से पूछने का पूरा हक होता है। और आप इसको इस तरीके से समझिएगा, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जनता में से कोई भी व्यक्ति सरकार के किसी भी सरकारी दफ्तर में जाए और वहाँ पर जाकर के ये बात कहे कि देखिए, मैं जो है सरकार को टैक्स देता हूँ और टैक्स देने के नाते और मैं ही सरकार को भी चुनता हूँ, तो देश का असली मालिक तो मैं हूँ लोकतंत्र में। इसलिए मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ या आपके विभाग से मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक सरकारी विभाग है। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि इस विभाग में पिछले 1 साल में जो भी ये अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो कुल कितने दिन यहाँ कार्यालय आए और उन्होंने कार्यालय में कुल कितने दिन वो उपस्थित रहे, कुल कितने दिन उन्होंने छुट्टी ली। मैं उनके अटेंडेंस रजिस्टर को देखना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि उन्होंने कार्यालय में आकर के क्या क्या काम किए। मैं उस फाइल का निरीक्षण करना चाहता हूँ। तो मुझे वो सब निरीक्षण करवा दिया जाए, मुझको उनके उपस्थित रजिस्टर जो है उसको दिखा दिया जाए और उस उपस्थित रजिस्टर की एक सत्यापित फोटोकॉपी भी हमको दे दी जाए, क्योंकि मैं मालिक हूँ और मुझे ये हक है। तो मालिक होने के नाते से ये सारी चीज़ें मुझे दे दी जाएँ। तो अगर दोस्तों इस तरीके से जनता में से कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में जा करके और इस तरीके से अगर वो सूचना माँगता है या फिर ये सवाल करता है, तो उसको तो सूचना तो मिलने वाली नहीं है, बल्कि सूचना मिलने के स्थान पर उसका मज़ाक बना दिया जाएगा और उसको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) में आरटीआई को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। आरटीआई का कानून संविधान के अनुच्छेद 19(1) से पूरी तरह से आच्छादित है। अनुच्छेद 19(1) जिसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसे ये जानने का भी पूरा अधिकार है कि सरकार उसके लिए किस तरह से काम कर रही है, सरकार की उसके प्रति क्या भूमिका है और सरकार के उसके प्रति क्या कार्य हैं। ये सब कुछ उसे जानने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई क्या है। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ सन 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया था, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा गया। इस अधिनियम के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति
कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग में जाकर आवेदन देकर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी मांग सकता है। और जब वो जानकारी मांगेगा, बशर्ते यहाँ पर शर्त यह होनी चाहिए कि उसके द्वारा मांगी गई जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। ऐसी जानकारी ना हो जो तथ्य विहीन हो। और दूसरी चीज यह है कि वो सिर्फ जानकारी ले सकता है, उस कार्यालय या विभाग के विचार नहीं पूछ सकता है उससे। जैसे कि अगर उसे कोई जानकारी चाहिए, उदाहरण के तौर पर, कि नहीं अभी श्रीमान जी फला फला जो सड़क है या फला फला विद्यालय का निर्माण सरकार की तरफ से कराया जा रहा है, तो उस विद्यालय के निर्माण के संबंध में हमें जानकारी चाहिए कि उस विद्यालय का जो निर्माण है वो किस मानक के अनुरूप कराया जा रहा है, या फिर उसका जो माल मटेरियल है वो कहाँ से मंगाया जा रहा है। परंतु वहां पर उसके विचार ये नहीं जाने जा सकते हैं कि वो फला जगह से ना मंगा करके दूसरी जगह से क्यों मंगाया जा रहा है। तो ऐसे जो भी उस विभाग के विचार होते हैं वो नहीं मांगे जा सकते हैं, सिर्फ सूचना प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि वहां पर सूचना का अभिप्राय यह है कि वहां पर पहले से मौजूद जो भी दस्तावेज हैं विभाग में, उन दस्तावेज के संदर्भ में ही सूचना मांगी जाएगी। और सूचना अधिकारी जो वहां पर सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया है, सूचना का अनुरोध करने के बाद में सरकार की तरफ से 30 दिन में सूचना का जवाब इकट्ठा करके उस नागरिक को दिया जाना आवश्यक है। परंतु यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो सूचना आप लेंगे वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, विचारों पर नहीं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि सूचना का आवेदन कहाँ कहाँ किया जा सकता है, या फिर सूचना कहाँ कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, किन किन जगहों से सूचना जनता को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जनता वहां से मतलब सूचना ले सकती है आवेदन करके। जितने भी सरकारी विभाग हैं, जनता आवश्यक समझे उन सरकारी विभाग से भी सूचना का आवेदन करके सूचना को प्राप्त कर सकती है। जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी सरकारी संगठन हैं जहां पर सरकार का हस्तक्षेप है, उन समस्त स्थानों पर जो भी व्यक्ति चाहे, भारत का प्रत्येक व्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसे आवश्यक हो, वो सूचना का आवेदन करके सूचना को प्राप्त कर सकता है। और वहां पर जो है सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए लोक सूचना अधिकारी सूचना आवेदन को प्राप्त करने के बाद में सूचना को इकट्ठा करके 30 दिनों में सरकार की तरफ से सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना सही से देने जाने का प्राविधान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति को किसी प्राइवेट संस्थान या किसी निजी संस्था से सूचना की आवश्यकता है, तो वहां पर वो इस कानून के अंतर्गत सूचना को प्राप्त नहीं कर सकता है। परंतु यदि उस संस्था की सूचना, उस निजी संस्थान की सूचना उसे चाहिए, तो उसे सूचना दूसरे माध्यम से प्राप्त करनी होगी। जैसे कि उसे किसी निजी विद्यालय की सूचना चाहिए, तो वो उस निजी विद्यालय में डायरेक्ट जो है सूचना का आवेदन ना करके सरकार के तरफ से जो है जो भी वो विद्यालय मतलब अटैच है, जैसे कि सरकार की तरफ से जहाँ वो विद्यालय के कार्य किए जाते हैं, जैसे कि वहां पर सपोज करें कि उस विद्यालय को मान्यता दी गई है, या वो विद्यालय अपने जो भी कार्य हैं उनकी रिपोर्ट जिस सरकार के विभाग को करता है, जैसे कि बीएसए में करता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ करता है, तो आप एक बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूचना आवेदन दे करके उस निजी विद्यालय के संबंध में जो भी सूचना चाहिए वो आप मांगेंगे। और वो बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि वो जो सरकारी संगठन है, वो उस निजी संस्थान के संबंध में जो भी सूचना उस व्यक्ति ने मांगी है, उस सूचना को उस निजी संगठन से इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करने के बाद में तत्पश्चात उस मांगे गए व्यक्ति को वापस करेगा, यानी कि बना करके उसको
प्रदान कर देगा। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि आरटीआई के माध्यम से जनता को कौन-कौन सी सूचना नहीं दी जाएगी। तो पहली बात ये है दोस्तों कि आरटीआई के माध्यम से जनता को ऐसी कोई भी सूचना नहीं प्रदान की जाएगी जिसके दिए जाने से भारत की अखंडता और भारत की सुरक्षा को खतरा हो, पहली बात। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि उसे ऐसी कोई सूचना वो भी नहीं दी जाएगी जिसे किसी न्यायालय के द्वारा वर्जित कर दिया गया हो, रोक दिया गया हो और कहा गया हो, मना कर दिया गया हो कि नहीं ये सूचना नहीं दी जा सकती है। तो वैसी सूचना भी जनता को प्रदान नहीं की जाएगी। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि ऐसी कोई सूचना भी जनता को नहीं दी जाएगी जिसके प्रकट करने से संसद और विधानसभा के विशेष अधिकार का उल्लंघन हो जाए। ऐसी सूचना भी जनता को नहीं दी जाएगी। और सबसे अंतिम बात चौथी वो ये रहेगी कि जनता को ऐसी सूचना भी नहीं दी जाएगी और गोपनीयता से संबंधित, व्यापार से संबंधित, वाणिज्यिक व्यापार से संबंधित या गोपनीयता से संबंधित भी कोई सूचना नहीं दी जाएगी। अगर इस तरीके की कोई भी सूचना किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई भी व्यक्ति मांगता है तो उसे सरकार इस तरीके की सूचना कभी नहीं प्रदान करेगी। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कभी-कभार ऐसा होता है कि किसी-किसी विभाग में जब कोई व्यक्ति सूचना मांगता है, तो वहाँ पर सूचना 30 दिनों में उसे नहीं मिलती है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे में दोस्तों इसी सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत ये नियम बनाया गया है कि जब उसे 30 दिनों के अंदर कोई भी सूचना किसी भी विभाग या डिपार्टमेंट से उसको नहीं मिली, तो वो उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी या उसी मतलब विभाग से संबंधित जो वरिष्ठ अधिकारी हों या जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हों, तो या उस कार्यालय विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हों, उनको बड़े अधिकारी हों, उनको जो है एक प्रथम अपील लिखेगा, एक आवेदन लिखेगा प्रथम अपील का और उसमें ये बात बताएगा कि श्रीमान जी मैंने जो है फला-फला अधिकारी से या फला-फला जन सूचना अधिकारी से फला-फला विभाग से ये सूचना मैंने मांगी और सूचना मांगने के बाद में जो सूचना के लिए निर्धारित समय सीमा है जवाब देने की 30 दिन की वो पूरी हो चुकी है। परंतु जन सूचना अधिकारी ने अभी तक हमें जो है कोई भी सूचना नहीं दी गई है। इनके द्वारा कोई भी सूचना हमें नहीं दी गई है। तो आप हमको इनसे जो है वो सूचना जो मुझे चाहिए वो दिलवा दें। और इस तरीके से जब हम उस वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील करते हैं तो उस वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्देशित और आदेशित किया जाता है कि वो संबंधित व्यक्ति को सूचना बना करके जल्द से जल्द दे दे। और फिर दोस्तों सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जब कोई भी व्यक्ति प्रथम अपील करता है तो फिर जन सूचना अधिकारी अपने प्रथम अपीली अधिकारी के अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश के बाद में सूचना को तत्काल प्रभाव से बना करके संबंधित व्यक्ति को दे देता है। अब कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति ने सूचना मांगी, जनता के से किसी भी व्यक्ति ने रहे मतलब किसी भी सरकारी तंत्र से या किसी भी सरकारी विभाग से सूचना मांग ली। अब सूचना मांगने के बाद में जब उसका समय पूरा हो गया और उसको सूचना नहीं मिली, तो फिर वो प्रथम अपील करता है और प्रथम अपील हो जाने के बाद में भी प्रथम अपील के लिए दोस्तों समय सीमा जो निर्धारित की गई है सूचना मिलने की प्रथम अपील के पश्चात में वो 45 दिनों की निर्धारित की गई है कि अगर प्रथम अपील भी उस व्यक्ति ने किया है और 45 दिन तक उसको कोई सूचना नहीं मिली है प्रथम अपील करने के बाद में, तब फिर उस व्यक्ति को दोबारा से एक दूसरी अपील करने का अधिकार है। तो वो दूसरी अपील राज्य के जो राज्य सूचना आयुक्त हैं दोस्तों, द्वितीय अपील ही इस कानून के अंतर्गत अंतिम अपील होती है जो कि 90 दिनों के अंदर यानी कि सूचना मांगे जाने के 90 दिनों के अंदर करनी होती है। और
द्वितीय अपील राज्य सूचना आयुक्त को करनी होती है। तो जब वो व्यक्ति राज्य सूचना आयुक्त को द्वितीय अपील करता है तो उसमें ये दिखाता है कि मैंने सूचना संबंधित विभाग से मांगा और सूचना मांगने के बाद में जब 30 दिन का समय पूरा हुआ और मुझे कोई भी सूचना नहीं दिया गया, तो फिर मैंने जो है इनके बड़े विभाग या इनके बड़े अधिकारी को मैंने प्रथम अपील इसी कानून के अंतर्गत किया। अब प्रथम अपील में जो निर्धारित टाइम है 45 दिन का, वो टाइम पूरा हो गया और पूरा हो जाने के बाद में भी हमको कोई सूचना नहीं मिली। तो ऐसे में अब मैं जो है आपके समक्ष जो है दूसरी अपील प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दूसरी अपील में आप जो है इस कानून के अंतर्गत सुनवाई करके मुझको जो है सूचना दिलवाए जाने का कष्ट करें। और दोस्तों, इसमें सूचना मिलने के साथ साथ में ये भी अनुरोध करना होता है जनता को कि श्रीमान जी, जिस जन सूचना अधिकारी ने सूचना को समय से हमें नहीं प्रदान किया है, उस जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध इस कानून के तहत जो दंड का प्रावधान है उस दंड को भी लगाए जाने की कृपा की जाए। क्योंकि इस कानून के तहत जन सूचना अधिकारी के ऊपर 250 रुपया 250 रुपये यानी कि 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसके ऊपर दंड अधिरोपित किया जाएगा। और इस दंड की जो सबसे ज्यादा रकम होगी अधिकतम, वो 25,000 रुपया तक है। 25,000 के पश्चात में फिर इससे ज्यादा की रकम उसके ऊपर दंड के रूप में नहीं लगाई जाएगी। और दूसरा ये है कि जब उसके ऊपर ये, एक तो ये किया जाएगा दंड, दूसरा ये है कि उसके विरुद्ध जो है इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध जो राज्य सूचना आयुक्त हैं, संबंधित विभाग को जो है ये मतलब सिफारिश करेंगे कि उस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। क्योंकि उस अधिकारी का जो अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, जो इंटेंशन है, उसने जनता को परेशान किया और उसने जनता को सूचना समय से नहीं दी, जो कि 30 दिनों में मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में पहली बात तो उसके ऊपर 25,000 का जुर्माना अधिकतम हो सकता है। और दूसरी बात है कि उसके विरुद्ध जो है सूचना आयोग द्वारा संबंधित विभाग को अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी की जाएगी। और तीसरा यहाँ पर यह है कि जब उस व्यक्ति के द्वारा ये अपने द्वितीय अपील में मांग की जाए इसी कानून के तहत कि श्रीमान जी, मेरा इस सूचना को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये सूचना हमको 30 दिन में मिलनी चाहिए थी नियम के हिसाब से, परंतु नहीं मिली। तो मुझे जो है इस सूचना को नहीं मिलने में प्रथम अपील करना पड़ा, फिर द्वितीय अपील करना पड़ा, फिर द्वितीय अपील में आपके पास में आना भी पड़ा, कई सारे कागज को टाइप कराना पड़ा और उनको जो है आपके पास में भेजने के लिए पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना भी पड़ा। तो ऐसे में जो है मेरा काफी पैसा और समय बर्बाद हुआ। तो जो मेरा पैसा और समय बर्बाद हुआ, उस हर्जा खर्चा को भी मुझे दोषी जन सूचना अधिकारी से दिलाया जाए। तो ऐसे में जो है सूचना आयोग का ये मतलब अधिकार है कि वो जो है दोषी जन सूचना अधिकारी से या दोषी जो जिम्मेदार है उस हर्जा खर्चा का, उस पर जो है ये आदेश कर सकती है कि वो जो है पीड़ित व्यक्ति को हर्जा खर्चा दे दे। और तो उस हर्जा खर्चा के लिए भी दोस्तों वो ऐसे नहीं मिलेगा, उस हर्जा खर्चा के लिए भी जो व्यक्ति है उसे ठोस सबूत वहां पर आयोग में देना पड़ेगा। यानी कि हर एक जगह जो भी पैसा उसने खर्चा किया है सूचना को प्राप्त करने में, उन सभी चीजों का उसे बिल रखना होगा और एक आवेदन मतलब प्रार्थना पत्र के साथ में वो सभी बिल संलग्न करके वहां आयोग को देने होंगे। तब उन्हीं के प्रकाश में आयोग उस संबंधित अधिकारी को या उस संबंधित विभाग को ये निर्देश देगा कि जो भी इस व्यक्ति का हर्जा खर्चा हुआ है वो उसको दे दिया जाएगा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सूचना के अधिकार अधिनियम की संबंध में कुछ जानकारी दी है। अब इससे अधिक जानकारी अगर मैं आपको प्रदान करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे की जानकारी अपने अगले वीडियो में आपको डालूंगा। तो जब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए तो आप उसे जो है जरूर देखिएगा और उसे लाइक करिए और शेयर करिए।